ഇത് കളയണ്ട കേട്ടോ. വേണോ? ഞാൻ എടുക്കട്ടെ? ഓ, ഞാൻ കളയാൻ ഏയ് കളയണ്ട. മധുരൂട്ടുണ്ടോ ഇവര് സോളയില്? Hello. Hi sir, good evening. Good evening. Chalo. I have shared one PDF which contains few solved examples. Have you guys gone through that PDF? Yes sir. है ना? क्वेश्चंस कैसे हैं उसके ठीक ठाक हैं, वही डिस्कस करना ठीक है. उसी के थ्रू आई ट्राई टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर. इज इट ओके? Yes sir. है ना? उसमें करीब आई थिंक देयर विल बी अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ होंगे. बाकी लोग बताइए. स्टार्ट करें? Yes sir. So what is
the status of you guys in this topic? सुना है कभी, थोड़ा बहुत आइडिया है, बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, आई मीन कैसा है आप लोग का? सर पता तो है, पर ये एक बार आप लाइक पढ़ते हुए तो हो जाता है, पर नया क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर सा लगता है और कुछ नहीं। बाकी लोग बोलो, कोई है नहीं क्या? तो म्यूट करे हैं सब शायद। अनम्यूट कर लो, मैं तो म्यूट नहीं किया हुआ ना किसी को। सॉरी। आप अनम्यूट कर पा रहे हो ना? इट्स नॉट फ्रॉम हाँ, माय राइट। नो 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 नो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी टू मेथड्स, लैग्रांजियन इक्वेशंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड लैग्रांजियन मैकेनिक्स एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द नीड? नीड क्या था, और आई मीन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड ओवर आवर कन्वेंशनल मेथड? ठीक है, तो याद करो कि व्हाट इज आवर कन्वेंशनल मेथड और क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी है, इट इज परफॉर्मिंग सम मोशन, और इसके अंदर भी एक बॉडी है, ठीक है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी कैन अज्यूम कि दिस इज फिक्स्ड एंड द इनर स्फीयर और सिलेंडर, दिस कैन मूव, दिस इज फ्री टू मूव, राइट? ठीक है, तो व्हेन वी हैव टू एनालाइज दिस सेटअप और दिस सिस्टम, व्हाट वी डू in general, जब भी motion, in fact 2D is also in our syllabus. Okay, a question can be solved using Lagrangian mechanics or Lagrangian method or Hamiltonian method or our conventional method. Two-dimensional method motion भी है syllabus में, ठीक है? तो what is the conventional method? In conventional method, what we do, basically we focus on three things, right? First is what? It's translation motion, correct? एक इक्वेशन लिखते हैं which governs the translation motion. इसमें क्या करते हैं? We assume that the entire mass of the body is concentrated at the center of mass, और इसी point mass को तरह treat करके we write our equation of translation motion, right? Second equation is the one which controls or which decides rotation, correct? Pure rotation है ना? ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखी, उसके रोटेशन की इक्वेशन लिखी, एंड द थर्ड इज व्हिच विल कनेक्ट, थर्ड चीज है, थर्ड इक्वेशन है जो हम लोग ध्यान देते हैं किसी भी क्वेश्चन को आते ही, वो नहीं उसको ऐसे नहीं बोलना है, वी शुड यूज मोर जनरल टर्म, वो होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स मतलब कि जो हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई नो स्लिपिंग की कंडीशन है, राइट? राइट। यही सब कवर करता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, कि वो लोग पाथ अपना ब्रेक नहीं करें, कांटेक्ट लूज नहीं हो, तो उनको इन जनरल वी कॉल देम एज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, so these things, three things you have to keep in mind when we have to solve question. If the question says कि solve using two dimensional motion ऐसे करके, पुराने चैप्टर है जो, तो काफी लास्ट वाला टॉपिक है, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं जनरल टॉपिक, उसमें हमेशा इन किसी भी मोशन को, क्वेश्चन को यू हैव टू ब्रेक इन थ्री पार्ट्स, और यू हैव टू बेसिकली थिंक ऑन थ्री लाइंस कि भाई ट्रांसलेशन मोशन कैसा हो रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या है उसमें। ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ही होता है व्हिच लिंक्स दीस टू इक्वेशंस। गॉट इट? ठीक है, चलो, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मेथड? ये जो कन्वेंशनल मेथड है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लंबा है थोड़ा। नहीं यार, वो तो मान लो लैग्रांजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम इज, सी, in conventional method you have to deal with forces, torque, etc, correct? And what is the problem with force or torque? Problem is you have to always keep in mind the direction. ये vector होते हैं, these are vector quantities, right? अब vector quantities बहुत सोच समझ के इक्वेशन लिखना पड़ता है। जैसे x में लिखते हैं तो what are the forces that are trying to increase x, right? What are the forces that are trying to decrease x? वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, जो x बनाएंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, कोई इंक्लाइंड लग रहा है तो कंपोनेंट करना है, राइट? है ना?
Same thing goes with the torque equation. कि what are the torques that are contributing positive अल्फा और सपोर्ट कर रहे हैं टॉर्क मोशन को, कौन अपोज कर रहे हैं, राइट? मतलब कि which are the forces that are giving clockwise torque or which are the forces which are giving anti-clockwise torque. मतलब you have to keep directions in mind. ठीक है, बहुत सोचना पड़ता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ. इनफैक्ट आपने कई बार क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो उसमें बहुत ध्यान देगा कि फ्रिक्शन कई बार थीटा को नेगेटिव के साथ अपेयर होता है, कई बार पॉजिटिव के साथ अपेयर होता है. इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज योर रेफरेंस. गॉट इट? सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम मैथमेटिशियन सजेस्टेड अल्टरनेट मेथड. ये लैग्रांजन और हैमिल्टनियन. इसमें क्या होता है, we use the concept of energy for defining the motion. Now, what is the advantage of using the concept of energy? See, energy is a what? Scalar. है ना? इसमें अपने को कुछ ध्यान नहीं देना है कि किधर डायरेक्शन में कितना एनर्जी है. कॉन्सेप्ट लाइक दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन एनर्जी. एनर्जी है तो बस है, स्केलर. तो डायरेक्शन वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं पड़ता और यही इसका बिगेस्ट एडवांटेज है, राइट? तो यही इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है. बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, और बस देखते हैं कि व्हाट इज द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम पे ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाए, डीप में जाने की जरूरत नहीं है. कम से कम क्वेश्चन जो आए वो हमसे बस हो जाए. लॉजिक वगैरह ये सब साइड की बात है, जानने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब let's say the question says कि we have to solve question using Lagrangian method और Lagrangian mechanics और Lagrangian equation. ठीक है, तो जैसे कि एक सैंपल क्वेश्चन ले, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि use Lagrangian equations, right, to find differential equation of motion of compound pendulum. ठीक है, let's say this is the question. Of course, इसके आगे वही कन्वेंशनल चीजें हैं कि which oscillate in vertical plane about a fixed horizontal axis. ठीक है, तो कुल मिला के वही कहानी है. बना ही देते हैं कि this is a compound pendulum. क्या होता है? What is a compound pendulum? वेरिएबल मास का है. मतलब एक रैंडम बॉडी है और उसका आपको एक तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन बता देते हैं. ठीक है, और बस सेंटर ऑफ मास मान लेते हो कहीं पे ये है. उसका मतलब आई बताने के बता देते हैं सो दैट यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आई, और कुछ नहीं. ठीक है, ये मान लो बस कोई बॉडी है हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m². उसको यहां से फिक्स कर दिया गया है. दिस इज पॉइंट लेट्स से O एंड दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और इसको इसके अबाउट इट विल परफॉर्म मोशन. ठीक है, फीलिंग आ रही है? यस सर. ठीक है, तो ये है. ठीक है, दिस इज सम रैंडम थीटा. नाउ फॉर यूजिंग दिस लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी मोशन को हम लोग लैग्रांजियन से करेंगे. ठीक है, नॉर्मली भी कर सकते हैं, करा हुआ है सिंपल पेंडुलम वाले में, वैसे ही कुछ कुछ होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. बट बैकग्राउंड क्या है, क्या मतलब एल्गो का फंडा क्या है कि whenever you have to use Lagrangian or Hamiltonian mechanics, the first thing is to decide degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझा जाए, कि वो कितनी डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है. ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल अगर हम बोलें कि इट इज फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, ये पार्टिकल है कोई, ये फ्री है मूव करने के लिए इस एक्स वाई प्लेन में, राइट? तो हम क्या बोलेंगे इसके बाद, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2. 2, करेक्ट, क्योंकि इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन आल्सो मूव इन वाई डायरेक्शन. करेक्ट.
अच्छा, if I say कि a particle has to move on this path, ठीक है, a particle has to move on this path, करेक्ट? तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इस पार्टिकल के पास? 1. पक्का 1 है? यस सर. हाँ, क्योंकि इसको इसी पाथ पे ही चलना है, बस इसी पाथ पे, ठीक है, और कोई फ्रीडम नहीं है इसके पास, एक ही पाथ है, खत्म, इसी पे चलना है, राइट? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1. बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम helps you in identifying the number of variables that you will need for defining the motion of the particle. Number of variables needed to define the motion. Correct? जैसे आसान शब्दों में देखा जाए, सबसे इजी वाला केस लें कि ये अपना जो पार्टिकल था ये वाला, राइट? वी नो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. इसका मतलब विल नीड 2 वेरिएबल्स टू डिफाइन इट्स मोशन. और होता भी है हम लोग तभी तो वी राइट वन इक्वेशन फॉर एक्स एंड अनदर इक्वेशन फॉर वाई. करेक्ट? तो सबसे पहला टास्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट यू विल नीड टू डिफाइन द मोशन. ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं क्या? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. गॉट इट? ठीक है, तो कई बार ये अपने एक्स वाई जेड हो सकते हैं, करेक्ट? कई बार ये हो सकते हैं आर थीटा फाई. समटाइम्स इट मे बी आर फाई जेड और समथिंग एल्स विच मे नॉट हैव एनी मीनिंग. ठीक, कुछ भी रैंडम हो सकता है. दे मे नॉट इवन हैव एनी फिजिकल मीनिंग. जैसे इन सब में तो जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, ऑल ऑफ देम हैव सम फिजिकल मीनिंग, राइट? बट वी कैन आल्सो हैव सम अदर वेरिएबल्स. अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है तो उसका एग्जांपल ले भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर पाएंगे. बट टेक्निकली स्पीकिंग वी मे हैव एनी वेरिएबल व्हिच में आई मीन इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो, ठीक है, बट दे मे बी यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द पोजीशन और डिफाइनिंग द मोशन. तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. दे आर नॉट जस्ट कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट होंगे तो स्पेसिफिक हो जाएंगे, वही एक्स वाई जेड आर थीटा फाई एंड और आर फाई जेड. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट टर्म यूज किया है बिकॉज दे मे नॉट बी जस्ट कोऑर्डिनेट इन जनरल सेंस, मतलब इन कॉमन सेंस. ठीक है, बस जो भी वेरिएबल्स यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग द मोशन और डिफाइनिंग द पोजीशन, उसको बोल दिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि भाई आई विल यूज दीज मैनी वेरिएबल्स फॉर डिफाइनिंग द मोशन, ठीक है, आपका समझ लीजिए काफी कुछ काम खत्म हो गया है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, टू डिसाइड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट यू विल यूज फॉर डिस्कसिंग द मोशन. करेक्ट? जैसे कि इन दिस क्वेश्चन टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स यू विल नीड फॉर कंप्लीटली डिफाइनिंग दिस मोशन. इस वाले कंपाउंड पेंडुलम में हाँ, दो क्यों? इसके पास भी तो एक ही फ्रीडम है ना यार, ये भी तो फिक्स है, बस सर ये ऐसे आगे पीछे. अपने हिंज के अबाउट फिक्स्ड है अपने. करेक्ट करेक्ट, आगे पीछे नहीं कर रहा है ये, मतलब एक ही प्लेन में कर रहा है बस. ठीक है, Right. उसको साइडवेज मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं है उस तरह से, मतलब प्लेन के ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं है. ये जो प्लेन दिख रहा है इसी में मूवमेंट है. तो इसमें भी जस्ट वी हैव जस्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? ठीक है, अब जैसे ही वेरिएबल डिसाइड हो गया इस क्वेश्चन में कि ठीक है भाई कि वेरिएबल इज जस्ट 1, राइट? इसके बाद वी राइट टू थिंग्स. जैसे ही वेरिएबल डिसाइड हो गया उसके बाद यू विल राइट two things. One is called T, another is V. T is what? Kinetic energy of the system. V is what? Potential energy of the system. And we define a function, Lagrangian function बोलते हैं और कई बार इसको kinetic potential भी शायद बोलते हैं, which is equal to T minus V. ठीक है? We defined a Lagrangian function L. This is also called kinetic potential, which is equal to T minus V, where T is kinetic energy of the system and V is potential energy of the system, right? So just tell me, for this question, if I have to write the kinetic energy, इसी question के लिए
ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए लेट्स से वी हैव टू राइट काइनेटिक एनर्जी। अब क्या लिखोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखोगे? हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, T इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। नाउ व्हाट इज आई? एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर। एंड व्हाट इज ओमेगा? वी। थीटा डॉट, आपने वेरिएबल थीटा लिया है ना, राइट राइट राइट, हाँ ओमेगा इज ठीक है। डी थीटा बाई डी टी। कोई भी एक रेफरेंस लाइन से जो अपना एक पॉइंट चूज किया है, दिस इज माय, ये मेरी परमानेंट रेफरेंस है, ये मेरी एक फिक्स लाइन है, इसको मार्कर लाइन बोल दो, सीजी को मार्कर लाइन है, ठीक है। इसके वेरिएशन से ही वी आर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये ओजी जो है ना, ओजी दिस इज अवर मार्कर लाइन। जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी, ओजी से हम पता लगाएंगे मेरा बॉडी हाउ मच फ्रॉम, आई मीन हाउ मच एंगल इट हैज रोटेटेड, ठीक है। तो एक अपने को चाहिए होता है, ई रोटेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगा, इनफैक्ट काफी बुक्स में भी गलत है, गलत गलत दिया गया है। जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसके रोटेशन को मेजर करने के लिए यू नीड टू थिंग्स, वन इज रेफरेंस लाइन, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड इन स्पेस। जब तक आपका रेफरेंस फिक्स नहीं होगा, आप कैसे बताओगे उसकी पोजीशन, अपनी बॉडी, अपनी खुद की पोजीशन? कोई ना कोई रेफरेंस से बताते हो ना, और रेफरेंस तो फिक्स होना चाहिए। तो एक रेफरेंस लाइन चूज करते हैं विच शुड बी फिक्स्ड इन स्पेस, एंड अदर इज मार्कर लाइन विच इज फिक्स्ड ऑन द बॉडी, बॉडी। ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, वहां से वी विल टेल कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें दिस वर्टिकल लाइन इज व्हाट, our reference line which is fixed in space. Why it is fixed in space? Because it is always vertical. ग्रेविटी वैसे हमेशा वर्टिकल रहेगी, वर्टिकली लिया है हमेशा, ठीक है। एंड ओजी क्या है? अपनी मार्कर लाइन है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? दिस इज विल टेल यू योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आवर एंगुलर स्पीड इज थीटा डॉट, करेक्ट, ठीक है। तो इतनी कहानी हुई। तो हाँ, राइट, नाउ केवल केवल रोटेशन था, तो t इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी हाफ एम के स्क्वायर थीटा डॉट। तो भाई t का काम हो गया। व्हाट अबाउट v, पोटेंशियल एनर्जी? तो थीटा डॉट का स्क्वायर आएगा ना? सॉरी हाँ, यस, ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा थीटा डॉट स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो वी नीड टू चूज सम रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें ओजी लेंथ भी दिया गया है अपने पास, ओजी लेंथ इज एच, जो अपना जो पॉइंट है जहां से इसको फिक्स किया गया है, एंड दिस लेंथ इज ओजी इज कैपिटल एच, राइट। सो इफ वी टेक दिस एज अवर रेफरेंस, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, इफ दिस इज अवर रेफरेंस, टेल मी द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट, जो हमारा जनरल इंस्टेंट है, t इक्वल टू टी पे, रैंडम टाइमिंग पे, व्हाट इज द माइनस पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, रेफरेंस लाइन से नीचे है ये, राइट, कितना नीचे है? एच कॉस थीटा। नाइस। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस mg h cos theta. Now once you have t and v, we can easily write our L, ठीक है। सबसे पहला काम t था, फिर v था, now we can write L which will be t minus v, that is half mk square theta dot square minus minus plus mg h cos theta, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अब L आते ही अपना काम शुरू, L के आते ही we will write Lagrangian equation, will write Lagrangian equation for every variable or every generalized coordinate, ठीक है, for every generalized coordinate, ठीक है। How many coordinates we have used in this? 1. Just theta. So we'll write a Lagrangian equation for theta. Now, what is this Lagrangian equation? This is
d by dt of del L by del theta dot minus del L by del theta equal to 0. ये आपको याद करना है, ठीक है? ये होती है अपनी लैग्रांजियन इक्वेशन. ये, and when you will write this equation, you will write such equation for every variable. Luckily, we are using just one variable in this question, theta, and that's why we will have just one Lagrangian equation, that is for theta. In case we were having more than one variables, right? So one equation will be for this. Let's say we were having two variables, x1 and x2. So we'll have one Lagrangian equation for x1 and another for x2, right? Now, what are this? What are these? Ye del L by del theta dot partial derivative with respect to theta dot. करो भाई. Del L by del theta dot. ये आएगा बस cos theta पे ध्यान नहीं देना. It is partial derivative, so theta will be treated as constant. So you will get just half mk square 2 theta dot. Correct? हुआ ये? And Yes. what will be del L by del theta? अब की बार theta dot will be treated as constant, and we will get just mgh minus sin theta. Correct? Put all these values. सबको इसमें रख दो. सबको इसमें रखो. We will get d by dt of, ये है अपना, this is mk square theta dot minus plus mgh sin theta equal to 0. Now, what will you get this after this? इसको ऑपरेट करोगे, what will you get? mk square theta dot double dot. Nice. ये टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में था, तो ये गया d2 theta by dt square, which is nothing but theta double dot plus mgh sin theta equal to 0. m से m गया, so theta dot will be basically minus gh by k square sin theta. In case we have been given कि theta is small, तो वहां से क्या हो जाता है? Sin theta will be equal to theta, and we will get minus gh by k square theta. This is our answer. यही तो अपना होता था ओमेगा स्क्वायर, याद आया? ठीक है? So this is how we solve questions. So this was very basic example. ठीक है? And in short, if we summarize the entire procedure, so in Lagrangian, first we have to define or find variables जो उस मोशन को डिफाइन करेंगे. Second, we'll write expression of L, which is T minus V. T is kinetic energy, V is potential energy. सबसे चैलेंजिंग पता है, इसके बाद वेरिएबल्स निकालने के बाद सबसे चैलेंजिंग यही होता है, टीवी निकालना. ठीक है? थर्ड इज राइटिंग Lagrangian equation. yes Lagrangian equation for every variable. For every variable. ठीक है? लेट्स से फॉर थीटा क्या थी ये भी नहीं भूल जाना कि थी क्या, पता लगे ये भूल गए. dy by dt of del L by del theta dot minus del L by del theta equal to 0. बस. We will write equation for every variable and we are done. Got it? सही है एकदम? Yes, sir. ठीक है? तो ये तो था सबसे बेसिक क्वेश्चन, जस्ट टू मेक कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, अब उठाते जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ना, उसको देखते हैं. नाउ रीड दिस क्वेश्चन. दिख रहा है ना? Yes, sir.
we have a uniform rod. Okay, mass है rod में 3m का, length is 12, has its middle point fixed and a mass m attached at one extremity. The rod, when in horizontal position, set rotating about a vertical axis to its center with an angular velocity equal to this. Horizontal position में उसको rotate कराया गया है about vertical axis, right? And with an initial angular speed this, so that the heavy end of the rod will fall till the inclination of the rod to the vertical is this and will then rise again. ठीक है? सर इनिशियली वो वर्टिकल है क्या रॉड, कैसे अब हॉरिजॉन्टल? एक बार मोशन बता दीजिए वैसे इसका। देखो, सेटअप कुछ ऐसा है, इमेजिन करना थोड़ा सा। ये स्पेस में एक पॉइंट है, राइट? ये हवा में अटकी हुई रॉड है, बीच से बंधी हुई है एंड इट्स मास इज गिवन एज 3m ना। और वो अपना दिया गया है, लेंथ इज 12 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव मास m, करेक्ट? यस। सी स्टार्टिंग में ये पता है एकदम हॉरिजॉन्टल है, आपने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने उसको हॉरिजॉन्टली ही रोटेट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली ही, ठीक है? मतलब जो मोशन दैट इज क्रिएटेड बाय यू इज जस्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, but because you have added this mass m, it will start falling. अगर ये मास नहीं होता तो ये रॉड ऐसे ही रोटेट करती रहती इस प्लेन में, एग्री और नॉट? सर ये वर्टिकल प्लेन में है कि हॉरिजॉन्टल, लाइक फर्श पे रखी है कि दीवार पे लटकी है रॉड? नहीं, ये हवा में अटकी है, हवा में अटकी है और बीच में बंधी हुई है। गॉट इट? Just imagine कि this is in mid-air and the middle point is fixed somehow, right? And at one end you have attached mass m, ठीक है? With this setup you are giving some rotation, ठीक है? Horizontal plane में ही, प्लेन चेंज नहीं कर रहे हो आपने, बस एक तरह से मारा उसको, ऊपर नीचे नहीं, साइड से मारा। ओके 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 ओके। हॉरिजॉन्टल तो ग्रेविटी नहीं काम कर रही है, मतलब ग्रेविटी का रोल नहीं है? ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से दिस विल क्रिएट एक्स्ट्रा मोशन। If we were not having gravity or if this mass was not attached, तो ये रॉड तो बस अपने इसी प्लेन में रोटेट करते रहती। Got it? वर्टिकल मतलब एक तरह से XY प्लेन में ही करती रहती, खत्म। But what will happen कि you have added this mass m, ये वाला mass m क्या है, ये तो नीचे ड्रॉप मारना शुरू करेगा तुरंत ही, आप रोटेट करती। The moment you will release your hand, immediately this will start falling down. साइड में रोटेशन तो शुरू होगा क्योंकि आपने उसको साइड में तो पुश किया है, तो रोटेट तो करेगा, बट दिस रॉड विल आल्सो स्टार्ट कमिंग डाउन। ये वाला एंड झुकने लगेगा और ये वाला ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये m नीचे आएगा ना, ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा, राइट? एंड दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है? नाउ टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स यू विल नीड फॉर डिफाइनिंग दिस मोशन। द फर्स्ट क्वेश्चन। तो correct, we will need two variables. Now also tell me which of those two variables, I mean what will be those two variables? सर एक तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से एंगल हो गया, और एक अपनी एक एक्सिस के अबाउट एंगल हो गया। नाइस नाइस। तेरे को मार्क कर दो एक बार, एक्स वाई जेड मार्क कर दो इसमें प्लीज। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा फिर बनाना पड़ जाएगा। ये है z x y, ठीक है? और ये अपनी रॉड है, ठीक है? अभी फील आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये अपना m है, रॉड इज 3m and 12. Now this angle
and this angle will define your motion. करेक्ट ऊपर से अगर if we were not having this small m, if we were not having this small m, will this theta change? नहीं, फिर थीटा फाई विल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपने फाई में मोशन दिया था उसको, ठीक है, जो उसने इनिशियल एंगुलर स्पीड दी है ना 2ng/l का स्क्वायर रूट, ये आपने उसको फाई वाले प्लेन में दिया, एक्स वाई प्लेन में, बट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल m देयर इज अनबैलेंसिंग, तो ये तुरंत डिप मारना शुरू कर देगा रॉड, ठीक है. So this theta will change as well as this phi will change. So basically you will need two variables for defining this motion, and we have chosen those two variables as theta and phi. अब देखो, a question has to be solved using Lagrangian method, Lagrangian mechanics, right? In that, first task is done, that is choosing the variables. Now second task is writing the expression of L. For L, you need two things, kinetic energy and potential energy. Now, writing the expression of potential energy is quite simple. Potential energy लिखना बहुत simple है. कैसे? This system contains two things, right? System में क्या है? Two things, rod and point mass. Correct? Now tell me whether we should consider the potential energy of the rod. फिक्स्ड, सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है उसको. करेक्ट, वी डोंट नीड टू कंसीडर इट, बिकॉज अगर ये पार्ट नीचे आएगा तो ये पार्ट ऊपर जाएगा. सो नेट शेल में देयर वोंट बी एनी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड. दिस पॉइंट इज क्लियर? यस. रॉड तो सिमेट्रिकली डिप करेगी, अगर एक साइड से डिप करेगी तो अदर हाफ उठेगा उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड विल नॉट बी चेंजिंग. सो वी डोंट नीड टू कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट? only small m. Correct? Now tell me what will be the expression of potential energy for this small m? माइनस mg/L/2 और नहीं, length is 2l. Length is 2l. तो L हो जाएगा. और देखो, साइन थीटा माइनस 90, यानी साइन थीटा माइनस 90. देखो अब यही बता रहा हूं तुमको कि we don't need to consider the sign. You don't have to worry about sign. ठीक है? Potential energy is what? mgz. Potential energy is always mgz. Z is always r cos theta. Z is always r cos theta. So why are you deciding the sign? Point is that right potential energy at mg l cos theta खत्म. Positive negative तो cos theta handle करेगा. If cos theta is greater than 90, obviously it will be negative. Got it? When you are using the generalized coordinate, then you should not take the call कि whether it is negative or positive. अगर वो दिख रहा है आराम से, क्योंकि आप थीटा ऊपर से ले रहे हो सीधा. ठीक है, तो z सीधा mgz हुआ और पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली mgl cos थीटा. ठीक है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एट एनी मोमेंट विल बी mgl cos थीटा. करेक्ट? नाउ कम्स द टफेस्ट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी. दिस इज एक्चुअली टफ. ठीक है, आप देखो, कॉम्प्लेक्स काइनेटिक एनर्जी. See, don't be smart in writing kinetic energy. ठीक है? Why I'm saying this? Because when the question is simple, your smartness can save you, but when the question becomes complex, you may not be able to write the expression of kinetic energy. Right? So always write kinetic energy in this way. Half, जिस भी बॉडी का kinetic लिखने जा रहे हो, half m vg square, right? Plus half I g omega square.
ठीक है, कोई भी रैंडम बॉडी हो ऐसे आप उसका हमेशा लिखोगे एनर्जी हाफ एम वी जी स्क्वायर प्लस हाफ आई जी ओमेगा स्क्वायर, राइट। वीजी के लिए कैसे लिखोगे आप? यू विल ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x and y of the coordinates of vg stands for center of mass, the center of gravity, ठीक है। उसके आप कोऑर्डिनेट्स लिख लिए x and y and then vg is what? Speed. So vg will be square root of x dot square plus y dot square, correct? What is the ig? Ig is the nothing but moment of inertia about its center of gravity, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे ही करना, दिस फंडा विल बी मच क्लियर व्हेन वी सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। अभी के लिए बस याद रखो इसको, ठीक है। नाउ सो आवर टास्क इज नाउ टू राइट काइनेटिक एनर्जी। अगेन आवर सिस्टम हैज टू थिंग्स, रॉड एंड point mass. So what will be the kinetic energy of point mass? हमने क्या बोला कि हमेशा you will try to find the coordinates of that thing. point mass अगर है तो सबसे आसान तरीका होगा just find the coordinates and differentiate, square and add, you will have velocity and kinetic energy will be simply half m v square. अगर वो कोई rigid body है तो find the coordinates of the center of mass. Kinetic energy will be simply half m vg square, where vg square is xg dot square plus yg dot square plus half ig omega square, where ig is the moment of inertia about center of gravity, ठीक है। अब देखो पॉइंट मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जस्ट टेल मी। क्या है बोलो? cos phi और sin phi, like L cos phi L sin phi। हाँ, आराम से देख लो, x अपना सिंपल हो गया L cos phi, यही होगा पक्का। हाँ राइट, और y L sin phi। साइन थीटा सोच लो, phi होगा, साइन phi होगा। cos phi एल साइन थीटा साइन फाइ ना। सोच लो देखो हम लोग यूज कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी यूज r theta phi, right? x is given by r sin theta cos phi, y is given by r sin theta sin phi, and z is given by r cos theta, correct? सर ये कैसे पता चला स्फेरिकल में है, लाइक क्योंकि हम लोग थीटा यूज कर रहे हैं, फाई यूज कर रहे हैं, इसलिए तो ये एकदम सिस्टम पूरा स्फेरिकल वाला है। सर ये तो स्फेरिकल पेंडुलम ही हो गया ना? बिल्कुल, बट थोड़ा सा अलग है सेटअप मामला, अभी देखना। अब ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अब इसमें फर्क क्या है कि हियर r इज नॉट वेरिएबल, r वी नो r इज व्हाट l, उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है पॉइंट मास की, इट इज फिक्स्ड, दैट इज r इज फिक्स्ड, राइट? So basically you just have to replace r by l and you will have your coordinates. ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है। अब एनर्जी कैसे लिखेंगे? एनर्जी देखो अब एनर्जी के लिए आपने क्या बताया था? अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। हाँ, बस हाफ m v स्क्वायर, v इज व्हाट, x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, खत्म, ठीक है। तो बस अपना डिफरेंशिएट करो, डोंट फॉरगेट हियर थीटा एंड फाई बोथ आर वेरिएबल, ठीक है, तो दोनों आएंगे टर्म में। तो वापस सॉल्यूशन खोलो, ये देखो, तो दिस इज द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। देखो x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर
z dot square and this is the expression. नहीं नहीं, ये इसमें उसका नहीं लिखा हुआ है, किसी और का है क्या? इसमें पॉइंट बस था ना, ये नहीं है, ये नहीं है, काइनेटिक एनर्जी रॉड ये लिखा हुआ है शायद, यही है ना? ठीक है, एक सेकंड। हाँ, यस, गॉट इट। ठीक है, ये बस इसको डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करके ऐड करके ये आया। हाँ हाँ, ये आया। ठीक है, ये ठीक। वैसे पता है इसने थोड़ा सा और डॉट इसने थोड़ा सा ना डायरेक्ट लिखा है, और बताओ कैसे? इसने हमने जैसे उसको एक्स वाई जेड में किया, राइट? हमने एक्स वाई जेड में किया और देन वी टुक स्क्वायर एंड एडेड, राइट? जबकि वी कैन इजीली सी कि कोऑर्डिनेट्स फॉर r थीटा फाई एंड तो स्पीड इज व्हाट? अगर r थीटा फाई अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो स्पीड इज गिवन बाय r डिफरेंशियल लेंथ कितना होता है? dr r d थीटा एंड साइन r sin थीटा आर साइन पाई। r sin थीटा d फाई, करेक्ट? यस। यही होता। अच्छा, इसी में if you divide by dt will get the speed, करेक्ट? तो ये सीधा बन जाता है r डॉट कॉमा r थीटा डॉट कॉमा r sin थीटा फाई डॉट, करेक्ट? अब recall our particle was as a fixed distance L, right? यस। है ना? तो ये r तो चेंज हो नहीं रहा था, तो दिस विल बी 0। तो वेलोसिटी में सिर्फ इसका इनका स्क्वायर ऐड हो जाएगा, राइट। हाँ, और वही लिखा हुआ है सीधा, आप देखो L थीटा डॉट स्क्वायर L sin स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, गॉट इट? उससे भी सेम ही आएगा ना जो हमने किया, बट दोनों सेम आएगा, राइट। ठीक है, बट फील करने की बात है बस, ठीक है? सो वी हैव रिटन व्हाट? हाँ, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखना वाला काम हो चुका है, ठीक है, ये डन। नाउ कम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, रॉड का काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज टफ, व्हाई? कैन एनीवन टेल कि हाउ कैन वी राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड? फिर v तो 0 हो जाएगा उसका। v क्या? पोटेंशियल एनर्जी? नहीं नहीं, वेलोसिटी लाइक vg vg, चलो अगर मान भी ठीक है, फिर का तो बस हाफ, मतलब आई ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा, बस केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। now can anybody tell कि what is wrong in this? आपने बोला हाफ IG ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस। कि IG तो पता है भाई, सेंटर से है तो कर लेंगे, ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो हो जाएगा, ठीक है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा? थीटा डॉट फाई डॉट theta dot थिंक अगेन। sir, it should be theta dot. See, it is rotating not just about z axis. See, not just रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर डॉट, मतलब नहीं। see, this is the problem. So this is the problem, right? You realize the problem? It Yes. is not just theta which is changing, it is also phi, ठीक है? तो ये ऊपर नीचे वाला रोटेशन भी है इसका,
थीटा की वजह से, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है उसकी वजह से भी इट हैज रोटेशन स्पीड. गॉट इट? एंड दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन. करेक्ट? Correct? Now, how can we avoid this thing then? How can we write kinetic energy of this thing? See, we have to find the kinetic energy of rod at this instant when angle is theta and phi. ठीक है? So we'll take the help of differential calculus. Now, what we will do, this is our rod. ठीक है? We will consider a differential segment at the distance of zeta. We will take a d zeta. Correct? Now please tell me what will be the coordinates of this position. हमने क्या किया है, zeta distance पे we have taken a differential mass d zeta. ठीक है? इसी रॉड में zeta length पे we have taken d zeta. Now tell me the coordinates of d zeta. बहुत आसान है यार, r भी पता है, थी सब कुछ पता है. It is zeta, next zeta, phi and theta. यही तो है ना in spherical coordinate system. Yes, sir. Correct? Now this is a point mass. This is a point mass dm, right? This is point mass or not? Zeta distance पे we have taken a d zeta. This is very small. It is just like a point mass. Okay. Now tell me what will be energy of this? Half dm v square. Yes, Correct? sir. Correct. Now dm will be d zeta total length. 1/2a. Yes, total length, total mass is 3m and length is 2l. This will be dm. Yes, sir. And what we need to write is its speed. Speed लिखना is also not difficult. We have अभी लिखा था कि speed is given by, अभी लिखा था ना ऊपर कि Sir? speed. हाँ. जो हमने जो पार्टिकल मास की m की वो निकाली थी काइनेटिक एनर्जी, उसी की जगह dm लिख देंगे बस, और लेंथ चेंज कर देंगे, जीटा कर देंगे लेंथ को. सही बात है. हाँ, वैसे ही करना है. एकदम वैसे ही करना है. वही एक्सप्रेशन ही आएगा. ठीक है? वही एक्सप्रेशन आएगा जैसे हमने छोटे वाले मास की लिखी थी ना, जो बन के आया था, एकदम वही एक्सप्रेशन आएगा. द ओनली डिफरेंस विल बी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. हाँ, कि उसमें अपने पास ये जीटा आएगा एल की जगह, बस इतना है. नाउ अगेन गो बैक टू सोल्यूशन. सो यस, नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. ये वाला एक्सप्रेशन, this is the expression that we are trying to write. Half dm v rho square, half dm rho v square. Now look at this expression. This is same as this expression. Please check. केवल फर्क क्या है कि we have zeta in place of l. ठीक है? हम उस dm की स्पीड निकाल रहे हैं जिसकी पोजीशन है जीटा डिस्टेंस पे ही वो है हमेशा. Got it? Just like point mass was always at the length of L, this dm mass is always at the length of zeta. So इसकी स्पीड भी ये होगी. This point is clear? Yes. ठीक है? Now this is the energy of this dm. Correct? ये उस dm की एनर्जी है बस. ये हमने जो बनाया था ना, ये बस उसकी एनर्जी है. ठीक है? Now we want the energy of the entire rod. What we need to do? Integrate from minus L to L. This is the energy of this
just this d zeta, we just need to integrate it from minus L to L, and we will get the energy of entire rod. Got it? ये देखो, ये एक्सप्रेशन मिला. Got it? Yes, sir. बस यही करना था. Now you, अब इसमें देखो, because we have written the expression of energy of dm mass, we don't have to worry about rotation energy or translation energy, right? This contains everything. This is the entire energy possessed by rod. Got it? क्योंकि हमने अप्रोच ही अलग तरीके से किया है, उसको dm से अप्रोच किया हुआ है. करेक्ट? सो नहीं सर, ये नहीं समझ में आया. लाइक हाफ mv स्क्वायर तो ले लिया, बट हाफ i ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया? क्योंकि पॉइंट मास से गए ना, पॉइंट मास की एनर्जी में सब कुछ आ गया ना. गॉट इट? सी, पॉइंट मास में तो सब कुछ आ गया ना, वॉट एवर फॉर्म ऑफ एनर्जी इट हैज. ओके. डीएमडी अगर हम उसको एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, देन वी नीड टू कंसीडर द, आई मीन, ट्रांसलेशन एनर्जी एंड रोटेशन एनर्जी. गेटिंग द पॉइंट? But we have added the energy of dm. ठीक है? So we don't need to find any other energy separately. This dm has everything. ठीक है? Point mass में there is no separate rotation energy or translation energy. Getting my point? Yes. सर That's, हाँ. वो जो पार्टिकल फिक्स था एम मास का कोने में, उसमें भी हमने ओमेगा स्क्वायर नहीं लिया ना? हाँ, पॉइंट मास था ना वो, उसमें we do not have rotation energy ना. पर वो घूम तो रहा है सर, वो z मतलब z एक्सिस के अबाउट. करेक्ट, इसीलिए मैंने बोला कि we will find this x dot. अब जो भी होगा वो दोनों टोटल स्पीड इसके पास इतनी है, टोटल स्पीड इतनी है, खत्म हो गया. हाफ mv स्क्वायर में सब कुछ आता है. अगर आप सी पॉइंट मास के पास रोटेशन नहीं, उसके पास जो स्पीड है रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ही नहीं है. पॉइंट मास को पता ही नहीं चलेगा. उसकी एनर्जी के लिए यू जस्ट नीड टू कंसीडर इट्स स्पीड, दैट्स ऑल. हाँ ठीक है. यस, पॉइंट मास नहीं बता पाएगा कि हम रॉड देखो, उसको अगर रोक दोगे तो भी इट कैन रोटेट. We can make distinction because it can perform pure rotation as well as pure translation. Correct? Point mass के साथ नहीं है. If you stop it, it won't be able to perform anything. That's why it includes everything. Speed बस consider करना है and it will tell you everything. Got it? Now, so ultimately, we have the kinetic energy of rod, we have the kinetic energy of particle, which is this expression. Right? तो जैसे ही अपना T आया, immediately we'll write what? L equal to, इनका एक्सप्रेशन मत देखो, L equal to T minus V. L equal to T minus V. This will have two variables, theta and phi. Right? Lagrangian equation for theta. Right? Lagrangian equation for phi. And we are done. बस ऐसे करके इक्वेशन आएगी, फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है. अब बाकी आप देखना. ठीक है? स्टार्टिंग में देखो, जब इंटीग्रेट किया गया है तो this is constant and you know कि at t equal to 0 when the motion was starting. So what was this theta? Tell me. एक मिनट. The motion start हुआ था z axis ना 90. करेक्ट, 90 था. ये इधर से नापा था ना, इसके बाद इसको मोशन दिया गया. एंड व्हाट विल बी phi डॉट स्टार्टिंग में? 0 ना, ये इसी डायरेक्शन में दिया गया था. अच्छा हाँ, राइट 2ng/√. करेक्ट. सो यू विल हैव द कांसेप्ट ऑफ k, और इसी को फिर फर्दर सॉल्विंग करके दोनों इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, फाइट करते हैं. ठीक है? तो वो ये सब तो कैलकुलेशन है, ये तो आप आराम से खुद से रीड कर लेना. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज finding the variables and then writing the expression of energy. I hope this question is clear now. बाकी आप कैलकुलेशन खुद से थोड़ा देख लेना. ये पोटेंशियल सिर्फ पॉइंट मास की होगी, राइट सर? बिल्कुल.
रॉड तो सिमेट्री से इतना ऊपर उतना नीचे है, तो अगर एक का नेगेटिव में जाएगा एक का पॉजिटिव में जाएगा, राइट? सो देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल एनर्जी possessed by रॉड, करेक्ट? yes, ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. कोई yes डाउट sir. आएगा तो निपटा दोगे? Yes, sir. अच्छा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बट आंसर तो कर दो. क्या बोला था कि शो दैट द हैवी एंड ऑफ द रॉड विल फॉल टिल द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू वर्टिकल इज दिस. ये क्या चीज पूछ रहा है? व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग? जस्ट थिंक एंड टेल. थीटा की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, लाइक और indirectly when what is the value of theta when theta dot is 0? Yes, sir. किस मोमेंट पे वो रुक जाएगा? स्पीड 0 हो जाएगी उसकी, एंगुलर स्पीड. गॉट इट? थीटा डायरेक्शन में. Yes, theta dot. So basically we have to find the theta when theta dot is 0, when it will no longer go down. ठीक है? And that's why this line, the rod will fall till theta dot is 0, और उसी के corresponding we will find theta. Got it? Got it? Point clear? Yes. Now moving on to next question. एकदम क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? Now one more very favorite question of UPSC. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे तो we can easily solve. Now what is this question? Again we have a uniform rod, mass is 5m, length 2a, turns freely about one end which is fixed. To its other extremity is attached one end of a light string. Okay. Length is 2a, which carries at its other end a particle of mass m. Show that the period of small oscillations in vertical plane are same as those of simple pendulum of length 2a and this. Read the question and then we will draw the diagram. Just read the question. हो गया? Diagram is clear? Diagram clear है? yes, Basically we have set up like this. We have a rod like this, ठीक है? And we have further attached a string, ठीक है? This is a string and this is rod, ठीक है? ठीक है? Rod के stats are 5m, 2a, and string length is 2a. It is weightless, I think, right? String में कोई mass नहीं है. Yes, light string. And at the end we have mass smaller. Okay, so this is the setup. Okay, so somehow we'll disturb it and it will oscillate. Normal pendulum जैसा ही है. The only thing is we have two, lengths, correct? Motion is clear. How this will perform some motion? yes, है ना? वो तो clear है ना? Motion क्या है? ऐसे छोड़ दो इसको, it will perform some oscillations, correct? Now, first question. Just tell me how many variables you will need for defining this motion.
2. See, variables के लिए you always have to look कि how many degree of freedom that question has, right? In this question we have two things, rod and string. So one variable we will need for defining the motion of rod, correct? Correct? Because if we know the variation of theta, we know what is happening with my rod, correct? So one variable is definitely needed for rod. Now, if we fix this theta, let's say this rod is fixed in space, then also this particle m can move. So this small particle mass m also has its own degree of freedom, correct? So it means you need one more variable for defining the motion of this small m. This point is clear? 2 degree of freedom है rod की और point mass की. So rod के लिए we have taken theta and for small m we have taken phi. Correct? So we have decided variables. Now we will write the expressions of energy. Variables के बाद ही we have to write L, which is equal to T minus V. T is what? Kinetic energy of system, and V is what? Potential energy of system. First we'll write the potential energy, which is very easy to write. We have rod, length is 2a, string का length भी 2a है. Now tell me the potential energy of this system. फटाक से. This is our reference, let's say. half I omega square. Potential energy, not kinetic energy. Minus 5 mgl minus Yes, mg cos theta. Potential energy of rod, potential energy of particle mass. Correct? Potential energy of Minus, rod will be minus mg cos theta. correct. Minus 5 mg L cos theta, basically A cos theta, and plus में potential energy of particle, which will be m, again minus sign आएगा, m g, and this will be 2a cos theta plus 2a cos phi. यही इतनी डेप्थ होगी इसकी. सर एक छोटा सा डाउट है, हाँ हाँ. और इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ये माइनस है या प्लस है? Doesn't matter, doesn't matter. एक कोई भी रेफरेंस के, see, we have taken our reference above, right? So when we are below the reference level, we will use negative sign. Just be consistent. Okay, sir. Okay. ठीक है? Because we have chosen our reference, this line, this is our reference, and this is below the reference, ठीक है? And that's why we are using negative sign. It's very difficult to choose reference somewhere here, ठीक है? Because then we need to consider the entire length 2a, तो perfect आएगा. So instead, it is easier to choose take reference as this level and just use negative sign. Simple. Got it? Yes, sir. Okay. ठीक है? So potential energy is, we have easily written the potential energy of the system. Now comes the kinetic energy. Now again, we have two things: particle का kinetic energy and rod का kinetic energy. Particle is a point mass. So what we need, just the coordinates of m, right? What we need is just the coordinates of m. ठीक है? And just by those coordinates we can write the speed. X dot is square plus y dot is square. Correct? And this will be the energy. Okay? This point is. So tell me, if I take our references like this,
तो tell me the coordinates of point mass. -2a sin थीटा -2a sin फाई। अब देखो मर्जी है, अगर उसको माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, वो सब डिपेंड करता है हमें रेफरेंस कैसे लिया है। अगर मैं if I take this as this direction as y, this direction as x, then everything will be positive, राइट। right? तो वही ले लो, क्यों माइनस को अलग से हैंडल करना, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मास विल बी, या आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि 2a सब sin फाई प्लस 2a sin थीटा। हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास विल बी सिंपली x कोऑर्डिनेट विल बी, क्या हो जाएगा यार, दोनों की पोजीशन 2a लो, sin फाई 2a sin थीटा 2a sin थीटा प्लस 2a sin फाई 2a sin फाई कॉमा cos 2a cos थीटा plus 2a cos phi. Correct? Speed will be what? Just derivative. This is x, this is y. Speed will be x dot square plus y dot square. So we can easily write half mv square for this point mass. This point is clear? yes Okay? And similarly, we will write the kinetic energy of rod. Okay? Now, rod is a rigid body. Rod is a rigid body. So, as I told you, whenever you have a rigid body, always write its energy as this. Half Ig omega square plus half m Vg square. Okay. See, this is a simple motion. We can directly write its energy because it is performing pure rotation with respect to this point A. Right? But still I am saying you just just to make you practice more, you just try to write energy in this form. This is a safer approach. The only reason is this is safer. Trust me, this is much safer. So half Ig will be what? by 3 m square by 3 सेंटर ऑफ मास से, है ना, तो मास से कितना है 5 ml square by 12 and omega square, it means theta dot square, correct, plus half m Vg square. Now for writing Vg, what we need? Coordinates, right? Coordinates of the center of mass of the rod. Now tell me the coordinates of center of mass of rod, center of gravity of the rod. सर ये ml square by 3 नहीं होगा ओमेगा? 3 होगा, लेकिन वो 2a रॉड है ना, ये आप नंबर 3 आया है, 2 3 4 3 नहीं बचेगा। नहीं, हाफ ml square by 3 फॉर्मूला नहीं होगा इसमें? मतलब किसमें? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू ml square by 3 होगी ना? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ml square by 3 लिखोगे when you will consider the only motion about this axis, right? है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसे मत लिखो, हमेशा Vg ओमेगा इस Vg वाले से करके जाओ, क्योंकि sometimes it won't be possible to find कि about what point my body is performing pure rotation. Getting my point? Right. Okay. Okay, and that's why always write this expression half. This is safest approach. Half Ig omega square plus half m Vg square. Ultimately, in this case, you will verify कि we will actually get the same thing. Half ml square by 3 वही जो होता है into omega square. ठीक है? But this is safer approach when you break like this. ठीक है. Got it? Okay. हाँ. तो coordinates of rod, center of mass of rod will be A sin theta, right? And A cos theta. Cos theta. So
just write the expression of speed a sin theta a cos, इसको differentiate कर लो, speed will be a cos theta theta dot and minus a sin theta theta square and add, we will have our Vg. Got it? बस तो ये करना है, अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड भी आ जाएगा, राइट। देखते हैं, वापस से सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ m वही किया है xc स्क्वायर, दिस इज c, चेक करिए, xc 2a sin थीटा 2a sin phi, गॉट इट। xc डॉट किया, yc डॉट किया, xc डॉट किया, yc डॉट किया, स्पीड निकल के आया, अगेन द कोऑर्डिनेट ऑफ g which we were just finding, a sin theta a cos phi, got it, स्क्वायर नेट किया, चेक करिए, हाँ ठीक है, वही आएगा, ठीक है, sin cos theta डॉट वो करके तो 1 हो जाएगा, we'll get just this, और ये अल्टीमेटली वही आया है क्योंकि रोटेशन था ना ये, आप देखो वही, गॉट इट, वही आएगा, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, सब कुछ लिखते जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी भी लिखेगा, डब्ल्यू से लिखता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट आप अपने मन से चलो जो हमने सीखा है, ठीक है। अब जो है इसमें, हाँ कहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, बट यहाँ पे ना देयर इज सम सेटिंग, कहाँ पे सेटिंग है, सी नोटिस दिस वर्ड, सी फ्लो ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर, यस, पूरा हो गया, वी हैव फाउंड द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, वी हैव फाउंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। इमीडिएटली then you can write L is t minus v, once you have L, write the Lagrangian equation for theta as well as, sorry इसमें था theta and phi, correct, write the equation for theta and we'll write the equation for phi, ये देखो, write the equation of theta लिखा and equation for phi, और उसके बाद तो solving है, but there is some setting involved. Now why we do that setting? We do that setting because in the question it is given that we have to find the period of small oscillations. This word is small is important. This small word says कि our theta and phi are actually very small. Are actually very small. Now, where we make use of this information? Just when you will write the expressions of energies, na. कहाँ पे है? इधर पे करेंगे तो cos per sin theta W के फंक्शन में, एक सेकेंड, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, हाँ जैसे इधर पे देखो, ये देखो, इस तरह के आपको ना थोड़े से ना ध्यान देने पड़ेगा। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये देखो, कहाँ बता दो कहाँ पे, लुक एट दिस cos थीटा, लुक एट दिस cos phi, राइट। cos theta is now this, cos phi is this. Can you tell me what they have done? Please see. बाइनोमियल एक्सपेंशन ही किया है ना, बाइनोमियल नहीं अमित, ये किया है इन्होंने cos 1 minus sin square theta by 2 and then 1 minus theta square का फिर 1 minus theta square का, correct and then sin theta is equal to theta when theta is small, correct, root under 1 minus theta square का 1 minus half theta square, हाँ ये लिख दिया तो इनने। बाइनोमियल ही कहेंगे ना सर, और क्या कहेंगे इसको? अरे यार बाइनोमियल लिख के डर क्यों लगा रहे हो? सीधा cos 2 थीटा का एक्सपेंशन है। हाँ मतलब अच्छा,
ठीक है, अच्छा ये अच्छा है, और ये हो गया सिंपल थीटा बाई 2, खत्म। ठीक है, मतलब थीटा स्क्वायर बाई जो भी है साइन थीटा बाई 2 उसी की जगह आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये एनर्जी जहां हमने लिखी वहां पे लैग्रेंजियन लगाने से पहले इसको करना पड़ेगा, राइट? लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखने से पहले। हाँ यार, जैसे यहाँ पे भी ना, शायद यहाँ पे भी हो सकता है कहीं पे सेटिंग हो। याद रखना जो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जैसे आया है तब भी उन्होंने सेटिंग किया है कॉस थीटा, और यहाँ पे ये वाली जगह पे भी ना एनर्जी वाले में भी करना पड़ता है शायद, कि अगर यहाँ पे कहीं पे साइन थीटा है कॉस थीटा अगर दिखेगा ना तो वहां पे भी करना पड़ेगा। जैसे कहीं पे हाँ अगर ऐसा है साइन मतलब थीटा स्क्वायर है, करेक्ट, dt तो dt इंटू डेल एल बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाय डेल थीटा, ये लगाने से पहले पहले कर लो, इसको करना हाँ पड़ेगा। कर लो कर लो कर लो, ये एकदम सही। कहीं पे भी देखो बीच में ना साइन कॉस नहीं है, कहीं पे भी उसके बाद में नो वेयर वी हैव साइन और कॉस थीटा। तो यार ये तो थोड़ी सेटिंग है जो याद रखना पड़ेगा, इसको कब कहाँ कैसे लगा दें, ये बिना करे नहीं हो पाएगा, थोड़ा याद रखने वाली चीज है ये। ठीक है सर। ठीक है, तो बस इसके बाद तो वही कन्वेंशनल चीज है कि पूरा सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ थीटा एंड फाई। नाउ one more question. So we have solved this question. Now we also know the meaning of this small oscillations. Now next question is, what is the meaning of this term? Ki show that the period of small oscillations are same as the simple pendulum of length this and this, right? तो पहली बात तो पीरियड बोला है, ठीक है भाई, हमने कई बार देखा है कि वी गेट एक्सप्रेशंस लाइक एसएचएम, करेक्ट, ऐसा हमने देखा है कई बार, है ना। और यहाँ से वी गेट द टाइम पीरियड, दिस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, एंड 2 पाई ओमेगा इज द टाइम पीरियड, और इसको कंपेयर कर लेते हैं स्मॉल वाले से, सिंपल पेंडुलम वाले से, और फ्रॉम देयर वी गेट द इक्विवेलेंट लेंथ, करेक्ट, हाँ है ना। बट द क्वेश्चन इज फर्स्ट कि भाई ये किसके पीरियड है, इज इट टॉकिंग अबाउट थीटा और इज इट टॉकिंग अबाउट फाई? क्योंकि होपफुली थी, बिकॉज दिस रॉड इज आल्सो परफॉर्मिंग मोशन and this is also performing, or this is also oscillating. Point is clear or the doubt is clear what I am asking? दोनों के ही है ना सर? ना, वही तो क्वेश्चन है, दोनों नहीं होते। See, इसमें this rod is also performing small oscillations and this string is also performing small oscillations, right? तो ये किसने पूछे हैं? देखते हैं, इसको याद रखना किसके पूछते हैं। जहां तक है ये देखो इसने निकाला है, अब देखना, ध्यान देना मैं क्यों आपको बता रहा था। ये देखो इसने पूरा थीटा सॉल्व करके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थीटा, पूरा अलजेब्रिक की तरह सॉल्व करता है अच्छे खासे, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन वैसे ही आया, आप देख पा रहे हो, ये कुछ वैसा है, जब इसमें इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो एक cos थीटा b sin थीटा का सोल्यूशन आता है, नहीं याद आया? डिफरेंशियल, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ओडे वाला है ये, m स्क्वायर प्लस m1 टाइप का नहीं आता है सोल्यूशन, y इक्वल टू इसका सोल्यूशन आते हैं उस टाइप के, एक cos x b sin x करके आए ना, इमेजिनरी रूट्स वाला, इमेजिनरी रूट्स से आते हैं, तो उस केस में we combine both of these as this a cos x plus theta करके phi करके कुछ लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो वही इसने अज्यूम किया है कि let theta equal to this pt plus p, do you remember what is p? p यही ओमेगा होता था। in fact recall your equation of SHM, d square plus 1 theta equal to 0, यही तो होता है ना शायद, कुछ d square ओमेगा स्क्वायर, d square ओमेगा स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन, राइट। इसमें व्हाट इज दिस ओमेगा, वही अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी का सॉल्यूशन है तो वी राइट लाइक दिस a cos ओमेगा t प्लस phi, याद आया? यस, है ना।
एग्जैक्टली उसी का पैरेलल है ये, कि इसको इसने देख के क्या गेस किया कि इट्स सोल्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस, a cos pt plus b, where p is our angular frequency. Got it? So when we put these equation, this assumed solution in given original differential equation, ठीक है, we will get some equation in p. This is that equation. ठीक है, and from here we are getting our angular frequencies omega square like this. और यही प्रूफ करना था, ठीक है. ओमेगा से निकाल के इसको कंपेयर करो सिंपल पेंडुलम की लेंथ से, एंड वी विल गेट दीज लेंथ्स. सो द पॉइंट इज कि दिस लाइन, स्मॉल ऑसिलेशन वाली जो लाइन थी ना, सो दैट द पीरियड्स ऑफ दिस, सो बेसिकली दिस पीरियड इज पीरियड ऑफ थीटा, नॉट फाई. गॉट इट? राइट. और उसको याद कैसे रखना है कि किसके थीटा की बात कर रही है. सी, you can, if you are a person, you can easily observe the variation of this theta, not phi, क्योंकि this point is movable. तो आप केवल अपना attention इसी पे रख सकते हो, A पे, not on B. Got it? हाँ, नीचे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली, बट ये हमें क्लियरली विजिबल. एकदम सही. इसलिए वो बोल रहा है कि इसलिए that question is about this theta. ठीक है, ठीक है. Yes, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो इसमें देखो क्या क्या लर्निंग थी हमारी, कि एक तो दिस थिंग स्मॉल ऑसिलेशंस वगैरह, पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस क्या होता है, लेंथ क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, इक्विवेलेंट लेंथ. ठीक है, एंड बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था. 2-3 जगह बस वो था assumption जो लेके इग्नोर किया गया है. दैट इज ट्रिकी पार्ट. गॉट इट? कोई डाउट है? ये कैलकुलेशंस ना आप लोग खुद से मतलब एक बार ही ना, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीस कैलकुलेशंस पेशेंटली. वो हवा में एक बार कर लेना, ठीक है? हाँ सर, हो जाएंगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा फिर. अब देखो, अब ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद इस लैग्रांज से आगे बढ़ेंगे. ठीक है? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. पढ़ लिया? Question is different than previous questions. बोलो. Earlier we were having simple rods, correct? But now we have sphere. Okay? अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन स्फीयर वाला नहीं किया है ना. You are having simply straight lines. Now this question is, we have a perfectly rough फिर उसमें भी बहुत परेशान करता है सर वो पेपर 1 वाले टॉपिक में. देखो अभी परेशान नहीं करेगा, मस्त एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट बताऊंगा. परेशान वो इसलिए करता है क्योंकि बुक्स में जो, सी, these books change method. When they change question, they change method. ऐसा नहीं होता है ना कि whenever you are changing the method, I mean your approach should be consistent. ये लोग अपने मन से अप्रोच चेंज कर देते हैं, फंडा चेंज करते हैं, इसलिए it becomes quite difficult to understand the solution. फंडा ही नहीं बन पाते. ठीक है, अब इसको देखते हैं, बहुत ढंग से देखना. ठीक है? तो we have a perfectly rough sphere, mass is m, radius is b, rest at the lowest point of fixed spherical cavity of radius a. मतलब कुछ इस तरह का सेटअप है. We have a bigger sphere whose radius is a, और इसके अंदर we have some small sphere whose radius is b. Correct?
To the highest point of the movable sphere is attached a particle of mass m dash. ओके भाई, लो और टेंशन, इसके ऊपर ही उन्होंने एक और चिपका के रखा हुआ है यहाँ पे, Got it? है ना? Then the system is disturbed. अच्छा, show that the oscillations are same as those of a simple pendulum of length. This कुल मिला के we have to find, we have to discuss the motion of this inner sphere. This is the question in nutshell. Correct? ये क्वेश्चन है, करने के लिए डरो मत, बस बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज सॉल्व कैसे सॉल्व मैं करा दूंगा, सिखा भी दूंगा. जस्ट टेल मी द लैंग्वेज इज क्लियर और नॉट, कि कहना क्या चाह रहा है. यस सर. अब देखो, अब देखना, डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है. सी अरे नहीं हुआ तो फिर इसको नहीं लाएंगे, ग्रैब नहीं हो रहा है, जो कोई इधर ही बनाते हैं. सर ये एग्जाम में भी अलाउड होना चाहिए ऐप यूज करना. अरे यार मुझसे ही नहीं बन पा रहा है, रुक तो जाओ, मूव नहीं हो रहा ये, कैसे नहीं होगा, यही होता है, दिक्कतें हो जाती हैं जीवन में. एग्जाम के लिए आपको ने बताया तो क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 कॉइन्स विद यू. ओके, 2 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट अलाउ करते हैं सर कॉइन ले जाना. अरे जेब से पैसे निकाल लेंगे, ऑटो का तो कैसे हम है. सर सब निकाल लेते हैं सर. एसएससी के बारे में तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सब अच्छा. कुछ कॉपी ले ली थी सर. अरे यार अब इसके क्या किया जाए, इतने जालिम हो जाएंगे तो. ठीक है, चलो प्रीलिम्स के देखो. पेपर में सर पेपर टेबल के बीच में गैप था, कार्डबोर्ड भी मना कर दिया, वो बच गई आंसर शीट फटफट से. हाँ वो तो अब कई जगह मना करने लगे हैं. ठीक है, वैसे डिजिटल बोर्ड में आता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है. डिजिटल में तो करता हूँ मैं, इसमें पहली बार कर रहा हूँ. हाँ, ये हो गया अपना. ओके, ठीक है. सही है. we need few more lines. ओके, ठीक. नाउ नाम हम लोग किताब के हिसाब से देंगे ताकि डेटा यूज कर सके उनकी कैलकुलेशन का. चलो यार, अब हाँ, Recording in progress. now see, now just tell me how many variables you will need for defining the motion of this setup. 2. Nice. कौन कौन से? Sir, angle at the center of both spheres. बताओ कौन कौन से? Sir, angle at the center for both spheres. Correct. See, this inner sphere, see, this outer one is fixed. We do not have to worry about this outer sphere, right? This is fixed. Luckily, this is fixed. This can also be movable, but we won't be discussing that question. It becomes very complex. Complex क्या एक extra variable और आ जाता है. If we talk about the inner sphere, it is performing both the motions. What? Both the motion का मतलब क्या?
Translation, can you visualize this motion? Translation का मतलब you do not have to rotate this body, just focus or the concentrate entire mass of the center and then rotate. I mean rotate about this bigger center, about this O, right? Don't rotate it. Just ट्रांसलेशन का मतलब थीटा, जो थीटा वेरिएशन, थीटा मार्क करो ना एक बार से सेंटर से. ये रहा थीटा, ये ट्रांसलेशन मतलब थीटा वेरी कर रहा है, राइट? correct, no rotation, it's just like pendulum वाला मोशन हो रहा है, ठीक है? So this is its translation, correct? अब देखो, but it is not just translation, it is also rotating. ठीक है? ये कौन सा मोशन होगा? अभी रुको, ये चढ़ के जाएगा ना, चढ़ भी तो रहा है ना, because it's rough. Just imagine कि just fix theta. अब यहीं पे आपको वो फंडा की काम आएगा जो मैंने बताया था ना. This phi. Now see, initially your sphere was here, correct? You disturb this inner sphere, it will rise up on the surface, right? Now we need to measure the rotation of this inner sphere. As I have told you, for measuring the rotation of a body, we need two lines. One is the reference line, which is fixed in space, and another is a marker line, which is fixed on the body. So, if C is the center, CP is my marker line. CP, जो उसने CN बोला है ना, CN बोल देते हैं अपन भी. CN is our marker line, right? And for, as I have told you, for measuring the rotation we need a reference line, ठीक है? जिससे हम लोग पता लगेगा कि कितना, मतलब इसका एंगुलर स्पीड कितनी होगी. तो just tell me what is the best possible reference? Vertical line? Yes, sir. Vertical line, and that's why we are measuring phi from the vertical line, because this line will always be fixed. No matter where is your sphere, this will always be hanging vertically. Correct? This point is clear? So always take your angle from the vertical line, no matter what is given in the book, but you will take always your angle of the inner body from the vertical reference, because this direction is always fixed. Because if I ask you simple question, what will be the rotation speed of inner sphere? What will be the answer? What will be the angular speed of inner sphere? What will be the answer? Phi dot or phi dot plus theta dot? What? See, how do you measure your speed? When we talk about the linear speed, let's say we are moving only in this direction. This is our reference line. ठीक है? तो, and this is your current position. We say कि my speed is x dot. Correct? Because this is my reference. Right? Similarly, this is my reference. ठीक है? This is our marker line. CN is our marker line. कितने स्पीड से ये अपने रेफरेंस से अलग हो रहा है? Phi dot. This will be our angular speed. Got it? This point is clear or not? Yes. हमेशा रेफरेंस लाइन से देखना है. Always from the reference line, and reference line should be such that it is fixed in space. Right? Now, so we have our variables ready. अभी पे से पूरा रेडी नहीं हुआ है. क्यों? We also have a chutku mass here. Correct? Whose mass is what? M dash. So now this diagram is complete.
करेक्ट, ठीक है. नाउ दिस डायग्राम इज कंप्लीट. दिस पॉइंट इज टेकन एज P. बुक से देख लेते हैं. दिस इज P. बाकी और कुछ नहीं है. ठीक है. दिस पॉइंट इज टेकन एज B. रोटेट होके यहाँ पे आ जाएंगे. Just tell me this diagram is clear. This diagram is clear, guys. sir. Yes. है ना? Everything is clear now. So we have our diagram ready. Now we have our variables. We have our diagram ready. So task is writing potential energy of the system and kinetic energy of the system. Our system contains two things. Our system contains two things. Let's say we try to write the expression of potential energy. So this V contains two things. I mean, potential energy will contain two parts. One will be the potential energy of M dash and other will be of inner sphere. Correct? Now tell me, what will the potential energy of inner sphere? Reference किसको मान लें? Oh. देखते हैं इन्होंने किसको माना है, उसी को मान लेंगे ताकि डेटा यूज कर सकें फिर इनका. इसको माना है इन्होंने MGA minus P cos N को माना होगा. ऊपर वाले को माना है क्या? एक सेकेंड. A minus B ने यार माइनस साइन यूज किया. अरे किससे हम चलो ऊपर ही से मान लें, वो सही मान लें. सर वो के अलावा भी कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या? एक तो बॉटम पॉइंट होगा, उसके अलावा तो नहीं कुछ होगा ना? अरे ओ से मानो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है. साइन नेगेटिव करेंगे बस. रेफरेंस के नीचे है तो साइन नेगेटिव, खत्म. एक्चुअली एंगल से ना कॉस लेना आसान पड़ जाएगा. हाँ. ठीक है. सो जस्ट टेल मी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनर स्फीयर. सर वो सोच के बताना. दिस हैज रेडियस A and inner one has radius B. A minus B cos theta. Nice. A minus का B negative. cos theta is the depth. So minus MGH. Correct? This expression is correct. Depth हो गई उसकी A minus B cos theta and mass is M. Correct? कोई doubt? Yes. 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 So now next is the potential energy of M dash. Now this is tricky. First tell me the coordinates of M dash. चलो reference ले लेते Sir, हैं. coordinates. हाँ. इसी में वो जोड़ दो साइ like बहुत बढ़िया. vertical distance. बहुत बढ़िया. करेक्ट. बहुत बढ़िया. बेसिकली ये अगर अपना फाई है तो ये भी अपना फाई है. ठीक है. ठीक है. This is phi. This is also phi. So this is what is the height of M. Whatever is the depth of C, we just need to subtract the depth of, I mean height of M, है ना? Yes. So this will be M dash G और H हो जाएगा उसका डेप्थ था उसका, माइनस लगाते हैं कि नीचे ही मान रहे हैं. ये हो जाएगा अपना A minus B cos थीटा. क्या करें, माइनस कर दें प्लस कर दें? माइनस होगा सर. माइनस तो पहले लगा दिए. उससे फिर से माइनस ही होगा. फिर से माइनस होगा. हाँ फिर से माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि डेप्थ लेके चल रहे हैं ना. माइनस पहले लगा देते बाहर. सो दिस विल बी B cos phi. करेक्ट? Right. B cos phi. करेक्ट? चेक कर लो. सही. ठीक है. लेंथ निकाल लो या तो. ये डेप्थ हमें पता थी पहले से. ये पूरी कितनी डेप्थ थी? A minus B cos थीटा. और उसके ऊपर और जाना था तो और कम हो जाएगी उसमें. Got it? So now we have the potential energy of system. We just have to add these two expressions, है ना? And potential energy वाला job done. Right? Potential energy का job done.
Now we have to write the kinetic energy. Now we have to write the kinetic energy. Again, kinetic energy again contains two parts. Kinetic energy of m dash and kinetic energy of inner sphere. Okay, let us talk about m dash first. Now tell me the coordinates of m dash. See, m dash के coordinates लिखो और खत्म करोगे. हम अपना रेफरेंस मान लेते हैं इसी को कि this is my x and this is my y. ठीक है? This is my x, this is my y. Now tell me the coordinates of फिर इसमें f. ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें ओमेगा की m के लिए नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि m is a point mass. राइट, ठीक है. Point mass के लिए आपको simply you have to find the coordinates and dot dot लगा के स्पीड निकाल के ऐड करो, खत्म. So just tell me the coordinates of m. m के coordinates होंगे ये माइनस बी साइन थीटा प्लस बी साइन फाई. माइनस माइनस लाइन जरूरत नहीं, सिर्फ क्योंकि अपन पॉजिटिव में जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट्स बताओ. a माइनस बी साइन थीटा ना, हाँ सर, साइन थीटा प्लस बी प्लस बी साइन फाई. साइन फाई. ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट. और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a माइनस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस फाई. अभी निकाले थे. दिस पॉइंट इज क्लियर, प्लीज चेक. हम नीचे पॉजिटिव लिए हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट वरीड अबाउट माइनस साइन. कुछ भी लोगे स्क्वायर करोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं वैसे. गेटिंग द आइडिया? प्लीज सी whether the coordinates are correct or not. कंफर्टेबल हो जाइए, चेक करिए. यस सर. Correct. See, so we have the coordinates. Now writing the expression of energy is very simple. Just take the dot. Just take the dot. Correct. Now coming to the inner sphere. Now inner sphere के लिए I have told you कि भाई energy is what? Half. हमने पहले ही बोला है कि सोचना नहीं है. Half energy is half Ig omega square plus half Pg square. Correct? Correct. Now tell me the coordinates of C. यहाँ पे सेंटर C पे मास है ना. C के coordinates क्या होंगे? C ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ द इनर स्फीयर. तो C के coordinates will be what? a माइनस बी साइन थीटा. a minus b sin theta and cos थीटा. a minus b cos theta. तो फटाक से we can find the Vg or not. एक लाइन में निकल आएगा फटाक से. ठीक है. और Ig के लिए क्या लिखोगे? Ig बताओ. सर स्फीयर है तो 2/5. करेक्ट. सॉलिड लेना है. अगर वो हॉलो जब बोलता है अलग से देन ओनली वी हैव टू टेक हॉलो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज टेक सॉलिड स्फीयर. ठीक है. तो ये तो अपना हो जाएगा Vg के लिए. एंड Ig के लिए वी विल राइट 1/2 2/5 m कितना रेडियस था? b स्क्वायर. टेल मी ओमेगा. मेरा फाई डॉट का स्क्वायर. नाइस नाइस नाइस. 5 डॉट स्क्वायर और प्लस हाफ Vg वाला एक्सप्रेशन वही है. काम खत्म. गॉट इट? सर ये जो आई निकालेंगे वो सी के अबाउट होगा कि वो ओ के अबाउट होगा? मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसी में तो दिमाग नहीं लगाना होता है. मैं इसीलिए शुरू से बार बार लिख रहा हूँ Ig ओमेगा स्क्वायर हाफ Vg ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. हमेशा उसका Vg स्क्वायर और Ig ओमेगा स्क्वायर से करो, कभी गलती होएगी नहीं. हमेशा यही एक्सप्रेशन नहीं है. इसके पास दो एनर्जी है, रोटेशन और वो ट्रांसलेशन वाली. ट्रांसलेशन लिखनी है तो उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड देखनी है.
है ना, उससे पॉइंट मास बन गया ना उसके लिए, इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर से हैंडल हो गया वो चीज जो आपको डाउट आ रहा है। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम आपको इतनी देर से बोल रहे हैं कि ऑलवेज आई जी ओमेगा स्क्वायर और हाफ आई जी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ वी जी स्क्वायर में, वरना बहुत डाउट होता है कि इसके अबाउट क्या रोटेट कर रहा है, उसके अबाउट प्रो रोटेशनल कर रहा है, पी के अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, ये सब डाउट आते हैं ना, पहले 12th में यूज करते थे। समझ गया, गॉट इट। इसलिए ऑलवेज यूज दिस इज सेफेस्ट अप्रोच, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता फिर, ठीक है। सो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज रख दो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाता है, ठीक है। बस अपना आते ही पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड यस वन मोर थिंग कि बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन we have written three things. Key one is force Pauli equation, torque Pauli equation, and geometrical constraints. Correct? Force and torque equations we don't need to worry about when we are solving Hamilton or Lagrangian approach. Correct? But ये अभी बच जाती है geometrical constraint. ठीक है? Geometrical constraint basically is the condition of no slipping. Right? Now, how will we write that condition? So you will always focus on the point of contact, ki how much it has moved. So current point of contact is P. Current point of contact is this P. ये बात क्लियर है कि नहीं? यस। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? फ्रॉम N, इधर से ये. So this length will be, this arc length A NP will be equal to, अच्छा ये n दो n हो गए ना, ये इसको लग देते हैं, फिर n डैश कर देते हैं. So this arc length NP will be equal to a theta and this will be equal to arc length n dash P. This is correct or not? अपना मार्कर लेंथ Cn था, Cn डैश ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे अनरोल होगा, ये देखो, ये दो, राइट। ठीक है। तो this arc length NP is clearly a theta. What about arc length n dash P? b theta plus phi. Nice. This will be b theta plus phi. This angle is theta. Don't forget. Got it? तो एक No, ये sir. है? नहीं समझाएंगे। अरे यार ये a थीटा तो क्लियर हो गया ना, हाँ। और ये पता लग गई कि ये तो इसी के बराबर होगी. Now Right. this theta will be equal to this theta ना, parallel lines है, common line intersecting two parallel lines, so these angle will be equal, this theta will be equal to this theta. Okay. ठीक है, so a theta will be equal to b theta plus phi. So this is the equation, this equation geometrical constraint जिसको बोलते हैं, या no slipping की condition है, this a theta equal to b theta plus phi. Basically this will link your theta dot or theta double dot with phi double dot or phi dot. Got it? Basically we started with two variables, है ना, तो Lagrange's के time we will write two equations, right? One Lagrange's भी लिखेंगे ना एक बार आने के बाद, Lagrange's equation, one equation for theta and another equation for phi. भूल तो नहीं कि Lagrange's equation क्या थी? d by dt of del L by del theta dot minus del L by del theta equal to 0. And similarly for theta we'll write d by dt of del L by del phi dot minus del L by del phi equal to 0, right? तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट करने के लिए that geometrical constraint will be helpful, okay? और फिर जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब जाते हैं बुक के सोल्यूशन पे ताकि डेटा फटाफट चेक कर लें. सर इन्होंने जो WT वगैरह लिखा ये हमारी और इनकी सेम है ना? राइट. WT क्या था? इन्होंने लैग्रेंजियन इक्वेशन दूसरे फॉर्म में लिखी है, तो हमारी वाली करेक्ट वो अपनी सही है, वो t माइनस v को अलग अलग कर देता है. ठीक है, ये देखो शुरू से देखो, a थीटा इक्वल टू b प्लस थीटा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट करेक्ट, प्लीज चेक.
करेक्ट, नो स्लिपिंग कंडीशन, नाइस। नेक्स्ट देखो वापस से उसने यहाँ पे वही कहानी है, स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशंस के केस में जब इसने स्क्वायर निकाला है, फोकस ऑन दिस थिंग, ये पूरा बना है ना, तो वापस से इसने इग्नोर किया है हायर पावर्स डेरिवेटिव के। मतलब एक बार में जब भी ये कुछ इक्वेशन आएगा ना, तो हायर और ज्यादा टर्म नहीं आएंगे थीटा के, देखना कौन कौन से इसने इग्नोर किए हैं। इस समझ में आ रही है बात? वो हो जाएगा सर, जब करने बैठेंगे तो हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन करना, एक बार करके देखना, ठीक है। तो इसमें सेटिंग करना पड़ता है, वापस इग्नोर करना पड़ता है। वी एज्यूम कि दिस दैट थीटा एंड फाई आर स्मॉल, तो वापस से पूरा वही सेटिंग रहेगा। कॉस थीटा को कई बार क्या करेगा, कॉस थीटा को ना पूरा वो लिख देगा, 1 लिख देगा, क्योंकि थीटा 0 रहेगा तो कॉस 1 बन जाएगा। साइन को कभी कभी इसको उससे कर देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करके, ठीक है। हाँ हाँ, सर इसमें ये फाई इक्वेशन को सॉल्व किया, मतलब थीटा को ना रिप्लेस किया फाई से, हाँ जो ये मतलब एक तरह से इफेक्टिव जो मास, मतलब सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ निकाल रहा है, तो हम लोग इसमें थीटा के टर्म्स में क्यों नहीं लिखे हैं लास्ट में जब ये कर रहा है? क्योंकि थीटा से मतलब नहीं है ना, मेरा ऑसिलेट तो इनर स्फीयर कर रहा है ना। अच्छा, ऑसिलेट तो मेरा इनर स्फीयर कर रहा है, थीटा से क्या मतलब? नहीं सर, ओ के अबाउट एंगल आना चाहिए ना, ओ के अबाउट एंगल वाला आना चाहिए। नहीं, खड़े खड़े वो ऑसिलेट तो वो करेगा ना अंदर वाला, यार देखोगे तुम छोटे वाले को ना। हाँ उससे तो बट कैसे? वो जो हमारे, सर एक बार डायग्राम पे जाओ आपने, जो हमने बनाया था, हाँ हाँ हाँ, जो आपने बनाया था। अच्छा अच्छा, इसमें थीटा थीटा होना चाहिए ना, फाई से हमें क्या, हमें तो थीटा से दिख रहा है भाई, वो हम तो सेंटर पे खड़े हैं, हम तो बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे खड़े हैं, ओ पे, हाँ। तो हमें तो वहां से दिखना चाहिए एंगल, ये घूमते घूमते और घूमते अंदर। magnitude of the so that the oscillations are same of the those of the simple pendulum of length। अरे यार इसने क्लियर नहीं किया कौन सा है, वरना कई बार लिख देते हैं ये कि the plane passing through the axis of both the cylinders or sphere, क्रिकेट बोल देता है, इसने बोला नहीं है। लेकिन तो लास्ट में इसको थीटा डबल डॉट से काम करना चाहिए, इसने फाई डबल डॉट से काम किया है, हमारा पॉइंट ये है। मैं इसलिए बोला था ना कि जिसपे जो हमारा डायरेक्ट जिसपे इंटरेस्ट है ना, उसका वेरिएशन देख रहा है, तो हमारा एंगुलर स्पीड एंगुलर वेरिएशन फाई का था ना, इसलिए मैंने वो वाला बताया। रॉड उस टाइम रॉड डायरेक्टली कनेक्ट थी मेरी पॉइंट पे, इसमें जो मेरा ऑसिलेट कर रहा है वो अंदर वाला स्फीयर कर रहा है, और उसकी एंगुलर स्पीड भी हम निकाल रहे हैं फाई, इसलिए फाई से ही कर रहा है। थोड़ा याद ही रखो, मतलब इसमें कुछ सॉलिड लॉजिक तो नहीं है, मुझे बट लगता है है। कि याद ही रखना पड़ेगा इसको। हाँ, थोड़ा याद ही रखो कि डायरेक्टली जो हमारा कांटेक्ट में है, जिसमें हमारा फोकस है, उसी का वेरिएशन कुछ कुछ देखो। जैसे वो रॉड याद करो, रॉड डायरेक्टली मेरा कनेक्ट था, तो उसका एंगल देखे थे जो ए से कनेक्ट था ना, एंड, ठीक है, याद आया। और इसमें जैसे अंदर वाला स्फीयर का वेरिएशन है, अब ऊपर किससे रेफरेंस है, वो कितना एंगल बता रहा है हमें क्या पता, मेरा रेफरेंस ऊपर कहाँ पे है हमें नहीं पता, हम तो बस देखेंगे कितने ये कितने एंगल से इधर उधर ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने एक्चुअली बहुत ऊपर बना दिया, तो आप लोगों को डाउट आ रहा है, अगर मैं बगल में ही रखता ना छोटा सा तो शायद नहीं आता, इसको ये बगल में बनाता ना, तो आपको लगता हाँ वर्टिकल से इतना रॉक कर रहा है इधर उधर, नहीं ठीक सर, है। फिर ज्यादा आता, फिर तो और लगता कि उसके अबाउट ही है, पता देखो नहीं। ऐसा सही बताए नहीं है, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन याद है, उसको साफ साफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि फाइंड ये दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू बोथ द एक्सिस, ये एक्सिस है ना, ये और ये दोनों के एक्सिस, तो इस जो प्लेन पास कर रहा है ना इन दोनों लाइन से, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, इसका ऑसिलेशन बताइए। अब वो ठीक है, अब आंसर देख के पता अपने को सेट करना पड़ेगा किसका पूछा है, वरना तो बोला तो नहीं है करेक्टली। तो लेकिन एक चीज और, पेंडुलम बनता है सर, तो वो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ही तो एक तरह से ऑसिलेट करेगा।
इस केस में वैसे भी लॉजिक से तो ओ पे ही जाना चाहिए वैसे, ओ लेकिन पे ही जाना चाहिए, सही बात है, क्योंकि ना एकदम सही बात है। ये इन्होंने किया तो है, करके देखना खुद से, क्या पता थीटा से ही एक बार किया, हाँ कहीं आंसर टाइपो, से नहीं आ मतलब जाए। टाइपो है। बात सही है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट ऊपर से ही देखेगा वो। हम्म, और क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी याद है, उसमें डायरेक्टली इसका थीटा का ही वेरिएशन पूछा गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, डायरेक्टली थीटा का वेरिएशन था, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि प्लेन जो बनेगा ना इन दोनों लाइन से पास करता है, दोनों के एक्सिस से, उसका ऑसिलेशन निकाल लिए, तो फिर कोई डाउट नहीं रहता, क्लियरली वी हैव टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ थीटा। तो वही आंसर दिया गया, उसी थोड़ा कई बार दिमाग लगाओ, क्वेश्चन तो पूरा हो गया। ठीक है, चलो, तो अब लैग्रांजेस में इतना ही है, बाकी आप क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इंटायर एनर्जी हैज टू बी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी। पहले कोऑर्डिनेट्स इसमें बस देखो। 3 स्टेप है। अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाल के लेग्रेंजियन इक्वेशन लिखना है, और उसको कंडीशन ऑफ वो ज्योमेट्री वाली कंडीशन लिखनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम बढ़िया, बस यही करना है। ठीक है, अब आते हैं सीधा हैमिल्टोनियन पे। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन का कहाँ पे ये अलग हो जाता है, ठीक है, अब और कहाँ तक सेम है, देखना, मैं एल्गो लिखता हूँ और उसके बाद आप तुरंत समझ जाओगे, ये एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं। See, whenever a question comes, what is our focus? Finding the variables which will define our motion, correct? Second क्या करते हैं? We find kinetic energy, right? Then we find potential energy, ठीक है? And using these two, we write L as T minus V, ठीक है? Let's say we are using variables X, Y, Z. दे कैन बी एनी अदर वेरिएबल्स, मैंने बस नाम लिखे हैं, एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड वही हो, दे कैन बी आर थीटा फाई, राइट, दे कैन बी एनीथिंग एल्स। कई बार P1 P2 P3 भी लिखते हैं, और आई कैन आल्सो राइट X1 X2 X3, ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी बस फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी आर एज्यूमिंग एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, X1 X2 X3, R theta phi, or anything else, or simply P1 P2 P3. So we will write the expression of L, right? Now in Hamiltonian method, देखो x y z को what we call, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, its derivatives are called generalized derivatives। क्या बोलते हैं, अगर एक्चुअल वाला जो x होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x डॉट, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वेलोसिटी, ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव को वी कॉल जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। इन हैमिल्टोनियन वी डिफाइन अ न्यू क्वांटिटी फॉर एवरी वेरिएबल, वी रिप्रेजेंट इट बाय px py pz, अगर और वेरिएबल्स होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग भी सम p थीटा, ठीक है, these are called generalized momenta, ठीक है। तो एक नई चीज लाए हैं px py pz, जैसे कि if we were using r theta phi, तो for every variable we will have something like pr, p theta and p phi. Now what are these pr, p theta, p phi or px py pz? These are defined as px equal to del l by del x dot. Similarly py कैसे होगा, del l by del y dot, and pz will be del l by del z dot, ठीक है, ठीक है। So we will find the value of px, we'll find the value of py, we will find the value of pz. Now basically by using these relations we find the value of x dot in terms of
px and x, ऐसे ही y डॉट इन टर्म्स ऑफ py and y, या क्या पता सिर्फ py आए, और z डॉट इन टर्म्स ऑफ pz and z. And after this we write the expression of h. h is t plus v. ठीक है, अब याद करो, एकदम कन्वेंशनल केस लेते हैं कि मेरा एक पार्टिकल है, वो स्पेस में घूम रहा है, सो तो माय ऑब्वियस चॉइस विल बी एक्स वाई जेड, करेक्ट. एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी, आप लोग बताइए, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, करेक्ट. यही होता है h. h इज डिफाइंड एज t प्लस v. ठीक है, गॉट इट. दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर. h का एक्सप्रेशन, एक h होता है कुछ हैमिल्टोनियन करके, ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं t प्लस v. L was t minus v and h is t plus v. Now the expression of h will be this, right? We convert this equation, the expression of h, or we replace all these generalized speed from, or in place of these generalized speed, we write their momenta. x डॉट y डॉट z डॉट की जगह क्या आने चाहिए? px, py, pz. जैसे कि if we were solving the same question using Hamiltonian, तो we will say कि भाई L was what? Half m x dot square y dot square plus z dot square minus mgz, and we'll say कि we are using x y z, तो इन सबके मोमेंटा लिखने पड़ेंगे. px is what? del l by del x dot. बताइए कितना आएगा ये? x dot mx dot, right? यहां से what will be the value of x dot? px by m. px by m. Similarly, value of y dot? py by m. Similarly, the value of z dot will be m. ठीक है, तो we have the value of speed in terms of their momenta. और जैसे ये एक्सप्रेशन आया, immediately will put these values in Hamiltonian expression. Hamilton एक्सप्रेशन है h का, उसमें रख देंगे. तो उसमें जहां जहां पे स्पीड थी, we will have momenta and z, बस. तो ultimately you will have your expression of h in p's and x, y, z. And once you have h in terms of momenta and coordinates, immediately for every variable, you will write two equations, two Hamiltonian equations. For every variable, you will have two Hamiltonian equations. One is px dot is equal to minus del h by del x, and x dot equal to del h by del px. Similarly, for other variable, let's say y is the variable, so py dot equal to minus del h by del y, and y dot will be del h by del py. Similarly for z. These are called my Hamiltonian equations. Got it? बस इतने आते ही फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो द algo is clear? बताइए. देखो L के एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंटा.
करेक्ट। देन फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ h, जिसमें पहले क्या आ रही थी, स्पीड वगैरह थे और पोजीशन थे, will replace speed by their momenta. We have the formulas for momenta. ये देखो px by del x dot pz, ये सब करके ये सब से हम लोग x dot y dot z dot सब रिप्लेस कर देंगे. So ultimately my h will be only in terms of p and x. Of course here p stand for px, py, pz, इतने भी वेरिएबल्स रहेंगे सबका p होगा. ऐसे ही x y z होंगे, और जैसे ही h इस टर्म में आया, immediately we'll write Hamiltonian equation for every variable. Every variable will have two Hamiltonian equation. One is px dot, which is equal to minus del h by del x, and other is x dot, which is equal to del h by del px. Right? अब एक क्वेश्चन देखें. भूल गए? हैवी तो नहीं हुआ? देखो अब एक क्वेश्चन देखो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ. क्लियर है सर. अभी देखो, लेट्स से वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग हैमिल्टनियन इक्वेशन. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है. वी हैव अ स्फीयर rolls down a rough inclined plane. If x is a distance of point of contact of the sphere from a fixed point on the plane, find the acceleration. तो एक स्फीयर है जो रोल कर रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो है. ये हमने रेफरेंस ले लिया, यहां से हम लोग x नाप रहे हैं. ठीक है, और क्या दिया था, स्फीयर था ना, ये रोल करते हुए नीचे आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स वी नीड टू डिफाइन दिस. बताओ. सर 1. हाँ, केवल एक ही चाहिए, x का वेरिएशन ही पता लग जाए, वी कैन टेल एवरीथिंग. राइट, ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? x का वेरिएशन ही पता लग जाए तो ही सब कुछ हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखो तो क्या लिखना है. सबसे पहले तो वी हैव टू राइट t एंड v. t क्या होगा बताओ, व्हाट इज t? उसी से देख लो, सोल्यूशन ही देख लो. t देखो, हाफ mv स्क्वायर, दिस टर्म. सही है कि नहीं? v इज x डॉट स्क्वायर, ये क्लियर है. हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर vg स्क्वायर है बेसिकली ये. ठीक है, ये रेफरेंस माना हुआ है, ये रेफरेंस ये है अपने x और y. ठीक है, एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? कि एकदम वैसे करें, दो वेरिएबल मान के चल भी सकते हैं, दो वेरिएबल से भी चल सकते हैं, जैसी मर्जी, थीटा भी मान के चल सकते हैं. ठीक है, हालांकि वो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट से वापस से लिंक कर देगा. ये समझ में आई बात हमारी? इसने हाफ एम वी जी स्क्वायर लिखा है, फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ओमेगा को लिखा है थीटा डॉट. करेक्ट. सो अल्टीमेटली दिस विल द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ये कितना नीचे आया है, ये तो एंगल प्रोजेक्शन दिया था, प्लेन का एंगल अल्फा, तो वहां से दिखा दिया mg x sin अल्फा. गॉट इट? क्लियर हुआ? ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना नीचे उतर के आया, ये देख लो ना, ये भी तो अल्फा होगा ना. ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं, कि आगे चलें? हाँ सर, क्लियर है सर. देख लो ना, ये वाला x, ये x sin अल्फा हो जाएगा. हाँ, ये x है और ये अल्फा है, तो नीचे आ गया.
ठीक है, डेप्थ एक्स साइन अल्फा किसने ली ना, तो बस इतना आते ही काम खत्म। जैसे ये आया काम खत्म। देखो तो एल का एक्सप्रेशन आते ही याद करो, फ्रॉम एल वी डिराइव पी, फ्रॉम पी वी राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एच, और जैसे ही एच आता है वी राइट हैमिल्टनियन इक्वेशंस फॉर एवरी वेरिएबल। तो देखो जैसे ही एल आया इमीडिएटली, और वी हैव जस्ट वन वेरिएबल, वी हैव जस्ट वन वेरिएबल। से थीटा को कैसे गायब किया बताओ, अच्छा थीटा को कैसे गायब किया है? x इक्वल टू a थीटा, जो कंस्ट्रेंट वाला इक्वेशन हो। करेक्ट करेक्ट, हाँ, नो स्लिपिंग वाला कंडीशन लगाया है। अगर थीटा उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मानना था तो x लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो x हैज टू बी इक्वल टू a थीटा। ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज x, so x हैज टू बी इक्वल टू a थीटा। और बेसिकली अगर वैसे देखना है जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे, तो दिस इज माय मार्कर लाइन OA। ठीक है, so this OA that is a theta must be equal to this x. Got it? This point is clear? x equal to a theta point clear हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, एक्स And ये तो will ठीक be है। equal to this. ये देखो दोनों में रेड से बना रखे हैं। ठीक है, तो वहां से ultimately will have everything in an x. So जैसे ही L आया immediately will write Tx की equation. Recall what was Px? 12 by 12 dot। Yes, del L by del x निकाला देखो। और हमने क्या बताया था, Px से यूज करते हैं v निकालने में, वही किया है। इसने x डॉट की एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ p, and the moment you have x डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p we will write h। इनका h ध्यान मत दो, बाद में बताऊंगा। डायरेक्टली देखो, we write काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका। चेक करो वही बन रहा है कि नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बस इतना याद रखो कि यहाँ पे जो अपना काइनेटिक एनर्जी 7/10 है ना, इसने गलत लिखा है शायद, कुछ गड़बड़ हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पे x डॉट की जगह यू विल राइट दिस वैल्यू 5px/7m। गॉट इट? दिस इज काइनेटिक एनर्जी 7/10 mx डॉट स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ x डॉट यू विल राइट 5px/7m। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 7/10 m 5px/7m का स्क्वायर, एंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी, नहीं h में तो प्लस होता है ना, t प्लस v, सो विल हैव माइनस mg x साइन अल्फा। खत्म। दिस इज अवर h, एंड द मोमेंट यू हैव योर h फॉर एवरी वेरिएबल यू विल हैव टू हैमिल्टनियन इक्वेशन। सो x के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन आएगी px डॉट की, which is minus del h by del x, and one equation only for x dot which is del h by del px। कितना आया देखो, px डॉट कितना है माइनस से करके कितना आया, सिर्फ और सिर्फ माइनस एम जी साइन अल्फा। करेक्ट, एंड व्हाट इज दिस, प्लस आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, and x dot will be del h by del px, and this will be 5/7 px by m, right? X dot will be 5/7 pxm, and px dot is this. Now what we want x double dot. What you will do, again differentiate this, you will have 5/7 px dot by m, and px dot is this value, so our answer will be 5/7 m mg sine alpha, that is 5/7 g sine alpha. Flow is clear? यस सर। ये है। अब ये इसमें एक वेरिएबल था, तो वी हैव रिटन द इक्वेशन जस्ट फॉर जस्ट वन वेरिएबल, अदरवाइज विल राइट फॉर अदर वेरिएबल्स आल्सो। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन आप फ्लो देखना, आराम समझ में आ जाएगा।
एकदम सिमिलर है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप बीच में आ जाता है जहां पे हम लोग P निकालते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग न्यू। गॉट इट? चलो अभी इतना ही करते हैं फिर, आई थिंक दैट्स ऑल। और बाकी क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ बना के दिया है जो आप कर सकते हो, ठीक है? लास्ट में उनको देख लेना एक बार। फंडा वही है, फ्लो मत भूलना कि अपन L लिखते हैं, फ्रॉम L वी राइट P, once we have P we create H which is T plus V, and the moment we have H in terms of P and X we write Hamiltonian equation for every variable. For every variable we have 2 Hamiltonian equation, so in case we have 3 variables we'll have in total 6 Hamiltonian equations, right? बस Yes. उसके बाद अपने को जो जो एक्सप्रेशन चाहिए उसी में सेटिंग करके डबल डेरिवेटिव मार मार के निकाल लेते हैं, ठीक है? सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर एक छोटी सी चीज पूछनी है। हाँ। ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स वाला चैप्टर होता है, हाँ। तो सपोज हम न्यूटन रैप्सन मेथड कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें लास्ट में पूछा कि जो भी वैल्यू निकालनी है फाइंड इट करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। हाँ, अरे वीडियो ऑन कर लो अपने लोग। राइट। सर तो सपोज उसने बोला कि फाइंड इट करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, हाँ। तो हम कैलकुलेटर को कितने डेसिमल पे फिक्स करेंगे? 4 पे फिक्स करेंगे कि 5 पे फिक्स करेंगे? यार उसका एक फॉर्मूला था ना, आई थिंक एरर शुड बी लेस देन हाफ 10 की पावर -5, राइट। हाँ। और उसमें कैलकुलेटर को फिक्स करो, 5 तक फिक्स करो। अरे मैं तो ऐसा हिसाब लगाता हूँ कि 4 तक उसका एरर नहीं चाहिए, तो इट मींस द फर्स्ट 4 डिजिट शुड बी कांस्टेंट, है ना? तो बस 5 रखो, सेफ तो आएगा। मैं 5 रखता हूँ और आखिरी में उसको 4 तक करके लिख दो, बस। हाँ, है ना? कॉमन सेंस से हैंडल कर लिया करो, ठीक है? चलो ये तो पूरा समझ में आ गया सर, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, इसके लिए आ गया थैंक ना? यू सर। चलो फिर ठीक है गाइस, हाँ, एंड बेस्ट ऑफ लक, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? कितना भी आता है नहीं आता है मतलब नहीं है, योर गोल शुड बी कि यू हैव टू गिव योर ओन पर्सनल बेस्ट, एंड पर्सनली आई थिंक कि इफ यू आर गिविंग योर ओन पर्सनल बेस्ट, वो बाकियों के बेस्ट से भी बहुत अच्छा होता है। तो बस पैनिक नहीं करना है, जो भी आपको अपना बेस्ट देना है, बस जितना आपको आता है पूरा ज्ञान झोंक देना है, ठीक है? पैनिक नहीं करना है, और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। 2 to 1 का जो मैंने बताया है वो रखो और बढ़िया होगा, डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा, ठीक है? सो विद दिस आई थिंक वी कैन कंक्लूड। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक मिलते यू हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।